Hello everyone, this is CA Sakshi Gehlot. I qualified in May 23 attempt एंड जैसे कि एग्ज़ाम्स अब आने ही वाले हैं, दे आर अराउंड द कॉर्नर। एक महीना आई थिंक जब तक ये वीडियो अपलोड होगी 1 महीने से भी कम टाइम होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ क्विक वीडियो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या हम CA फाइनल्स 30 दिन से कम में क्लियर या 30 दिन में कर सकते हैं या नहीं। तो पहला सवाल, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँ क्लियरली, येस यू कैन डू इट। कैसे, वो हम स्टेप वाइज इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए समझ लेंगे। एंड आई विल गिव यू इंस्टेंसेस फ्रॉम माय जर्नी कि मैंने कैसे किया। एंड येस आई डिड क्लियर माय ग्रुप्स इन लेस देन 30 डेज। तो मैंने करे हैं, सिंगल ग्रुप करके किए थे, बट कैसे किए थे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। आई होप दे विल हेल्प यू गेन सम कॉन्फिडेंस और आप भी सिमिलर तरीके से कर पाओगे क्लियर। तो सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, इस टाइम पे अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, व्हेन आई टॉक अबाउट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? बेस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आपने पहले कभी ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, क्या आपने पहले इनकी प्रैक्टिस कर रखी है बहुत अच्छे से? अगर कर रखी है, वेल एंड गुड, गो एंड अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, आप क्लियर कर लोगे। बट अगर आपने थोड़ा कम पढ़ रखा है, एज इन कि आपने क्लासेस ले रखी हैं और आपने रिविजन नहीं किया है, तो देन जस्ट गो फॉर सिंगल ग्रुप। ठीक है, आप बोथ ग्रुप के लिए जाओगे, हो सकता है आपका एक भी ग्रुप क्लियर ना हो, तो प्लीज़ एम फॉर जस्ट वन ग्रुप। जो भी, जिसकी भी क्लासेस आपकी पूरी हैं, जिसको भी आपको लगता है, जिसको भी लेके आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये ग्रुप तो मेरा निकल ही जाएगा, उसको प्लीज़ अपेयर फॉर दैट एंड वो निकल जाएगा आपका 30 डेज़ में। बट अगर आपने दोनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले रखी हैं और अभी तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है किस ग्रुप के लिए वी शुड अपीयर, तो फिर उसमें आप देख सकते हो कि आपके किस ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट्स, मान लो फर्स्ट ग्रुप में अगर आप जाते हो और आपको लगता है कि FR और SFM आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं एंड दे कैन हेल्प यू गेन एग्जामेशन और आपका एग्रीगेट बना देंगे, अपीयर फॉर FR एंड अपीयर फॉर ग्रुप 1 एंड क्लियर योर ग्रुप 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। आप इसमें 2 सब्जेक्ट्स अपने कोई भी देख लो कि आपके 2 सब्जेक्ट्स कहाँ पे, किस ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स आपके सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो ऐसा हो रहा है कि एक ग्रुप का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और दूसरे ग्रुप का दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इलेक्टिव तो हमेशा आपके लिए है ही। तो आई थिंक आपको सेकंड ग्रुप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्टिव तो एनीवेज आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर ग्रुप 2 एज वेल। ओके, दूसरा सवाल जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में आएगा कि 30 डेज़ इनफ है या नहीं है। यस, आप 30 डेज़ में बहुत ईजिली अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उस सवाल का जवाब इस सवाल में है कि रेलेवेंस ऑफ ABC एनालिसिस। देखो, यस, मैंने भी ABC एनालिसिस का पहला जो सवाल है कि भाई क्या मैंने ABC एनालिसिस का यूज़ किया था? ऑफ कोर्स किया था, लेकिन ABC एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि जो भी कोई बोल रहा है कि ये ABC एनालिसिस है, इसको फॉलो कर लो, अब ब्लाइंडली फॉलो करने लोगों, नहीं, थोड़ा सा ना अपना भी दिमाग लगाना होगा, देन ओनली ये आपके लिए रेलिवेंट होगा। तो इसको वाइजली यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे जो AIR1 यूट्यूब चैनल है जिनका, अतुल सर एंड अजय सर, उनके चैनल से मैंने इनके ABC एनालिसिस चेक किए थे सारे, जितने भी वो थे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबके ABC एनालिसिस मैंने चेक किए। उसमें से देन आई सॉ कि मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, तो वो मैंने पूरे कवर करे अलॉन्ग विद ABC एनालिसिस, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती हैं वो मैं क्यों छोड़ के जाऊँ इन एनी केस। तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कवर करे अलॉन्ग विद द ABC एनालिसिस। अब ABC एनालिसिस में भी ना 2 कैटेगरीज हैं ना आपकी, एक A हो गई, एक B हो गई, एक C हो गई। तो A में आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे पढ़ो फुल, प्लस क्वेश्चंस करो पूरे के पूरे। क्वेश्चंस पूरे के पूरे मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, लिख के। कैटेगरी A के लिए ये मैंने किया था। कैटेगरी B में कॉन्सेप्ट्स मैंने कम्प्लीटली पढ़े थे और क्वेश्चंस को मैंने लिमिटेड प्रैक्टिस की थी, और बाकी क्वेश्चंस मैंने जस्ट रन थ्रू कर लिए थे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कम्प्लीटली और क्वेश्चंस को विजिट किया था, क्वेश्चंस का पैटर्न समझा था या तरीका समझ लिया था कि किस तरीके से कौन सा सवाल सॉल्व होता है, ताकि पेपर में आ जाए और मुझे कॉन्सेप्ट आता हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। अब हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी एंड माई स्टडी सोर्सेज, अब ये दोनों चीज़ें ना मैं आपको इन डिटेल ग्रुप वाइज क्लियर करके अपने बता देती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी और
कैसे क्लियर करा था। तो अगर मैं ग्रुप 1 पे जाऊँ, यू हैव 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1। सबसे पहले FR। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने क्लास ली थी, जो क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुई थी। उसके बाद व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने सुमित सारदा सर से फास्ट ट्रैक बैच लिया, और जो उनका फास्ट ट्रैक बैच था वो भी मैंने सिर्फ अपने कैटेगरी A टॉपिक्स और B टॉपिक्स के लिए कवर करा था। पूरा मैं नहीं कवर कर पाई थी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग बाय देन, तो मैं पूरा नहीं कवर कर पाई थी। बट मैंने कैटेगरी A और कैटेगरी B टॉपिक्स के उनके नोट्स बनाए थे, वो रेफ़र करे थे, एंड मैंने अपना ICI का मटेरियल पढ़ा, जो भी था, इससे सारे क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस करे वो क्वेश्चंस, ठीक है। और आपका जो प्रतीक जगाती सर है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ किसी भी टॉपिक का जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई नए तरीके का क्वेश्चन है, तो मैंने इनकी क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखी थी, ये मैंने रेफ़र किया था। तो इससे मेरा हो गया था। एंड इसमें भी मैंने जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कैटेगरी A कैटेगरी B टॉपिक, जैसे कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, ये जो मेजर टॉपिक्स हैं ये तो सबको ही करने होते हैं, ये मैंने कवर करे थे। फिर आपका इंडिया 115 ये कवर करा था। फिर आपका लीजेस वाला टॉपिक, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी अपना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वाला जो आपका इंडिया है, ये सारे मैंने अपने अपने मेजर टॉपिक्स जो हैं वो पूरे के पूरे कवर करके क्वेश्चंस करे थे, जो मैंने आपको बताया कि ABC एनालिसिस के बेसिस पे जिस तरीके से मैंने किया था। जैसे इसके मैंने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्लस इसके मैंने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे और इनके क्वेश्चंस करे थे, इसकी मैंने लिमिटेड प्रैक्टिस करी थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी FR को कवर किया था। SFM की क्लासेस ली थी मैंने आदित्य जैन सर से, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्जाम्प्ट हो गया था। और ये एग्जाम्प्ट हुआ कैसे था, मैंने सिर्फ इनके नोट्स पढ़े थे और इन्होंने जो क्वेश्चंस करवा रखे थे सिर्फ उतना करा था, एंड दैट वाज माय फ्रेंड्स मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आपने क्लासेस ली हैं आदित्य जैन सर की, आपको उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। बट अगर इन केस आपने क्लासेस नहीं ली हैं, तो जिस भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली हैं, आदित्य जैन सर से नहीं ली, किसी और से ली हैं, तो आई थिंक SFM में आप जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब कर रहे हो। और प्रतीक जगाती सर आई थिंक वीडियोस डालते ही हैं SFM की भी क्वेश्चंस की, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। बट मेरे लिए तो इट वर्कड लाइक मैजिक, तो SFM मेरे आदित्य जैन सर से हो गया था। देन ऑडिट, जो नाइटमेयर है सबका, ऑडिट। तो ये थोड़ा सा ना मैंने अनएक्सपेक्टेड व्हाट यूजुअली पीपल आर डूइंग उससे थोड़ा सा अलग किया था। मैंने CA सुरभि बंसल मैम की बुक ली थी, एंड इट हैज़ हेल्प मी। इसने मुझे IPCC में भी एग्जामेशन दिलवाई थी, और यहाँ पे इट हेल्प मी पास इन लिमिटेड टाइम फाइनल में। अब लिमिटेड टाइम कैसे, क्योंकि जब मुझे अपने ग्रुप 1 के लिए जब मैंने नवंबर 22 में अपीयर किया था, नवंबर 22 में जब मैंने अपीयर किया था ना, तो मुझे उस टाइम पे सिर्फ 25 दिन की लीव्स मिली थी, 25 डेज़। और उससे पहले मैंने ऑडिट कभी नहीं पढ़ रखा था। और नवंबर 22 में भी ना मैं बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर हुई थी। आई अपीयर्ड फॉर बोथ द ग्रुप्स, और उसमें ग्रुप 1 मेरा टारगेट भी नहीं था जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ। तो व्हाट आई डिड इज़ आई वॉज एमिंग फॉर ग्रुप 2 एक्चुअली नवंबर 22 में, कि ग्रुप 2 निकल जाए। बट फॉर्चुनेटली ग्रुप 1 निकल गया एंड ग्रुप 2 रह गया। फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि May 23 में ग्रुप 1 का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। सो ऑडिट के लिए मैंने क्या किया, इनकी बुक मंगाई। उस बुक से मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो भी मेरे टॉपिक्स थे कैटेगरी वाइज। ऑफ कोर्स मैंने वो सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े, और इसमें मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी ज़्यादा। मैंने सिर्फ अपना जो भी इनकी बुक्स के नोट्स थे, नोट्स फॉर्मेट में ही वो बुक है, वो बुक पढ़ी, और पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें मुझे याद करने वाली थी वो याद करी। एंड आई अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स एंड आई गॉट अ डिसेंट 45 मार्क्स यहाँ पे। और ज़्यादा टाइम नहीं, जो एग्जामेशन मेरी यहाँ SFM में थी उसका बेनिफिट लिया था मैंने। तो मुझे ज़्यादा मैंने आई थिंक मुश्किल से लेट्स नॉट से दिस, बट मैंने मुश्किल से 1 हफ़्ता लिया था। आई नो कि ये बहुत कम है ऑडिट के लिए, बट अगर मैं ओवरऑल टाइम मिलाऊँ तो मुझे 1 वीक में मैंने अपनी ऑडिट तैयार की थी, उससे भी कम में ऑनेस्टली, बट हो गया था।
विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो ये बुक मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी। इट हेल्प मी इन IPCC ऑल्सो एंड इट हेल्प मी इन द फाइनल ऑल्सो, क्योंकि जिस फैकल्टी की मैंने क्लासेस ले ली थी ऑडिट की, दैट वाज वेरी बोरिंग। और उसके बाद उनकी बुक मैंने रेफ़र की इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ड्यू टू ऑडिट मेरा पेपर रहा भी था, मेरा एग्रीगेट रहा था। तो आई जस्ट डिड नॉट वांटेड टू डू इट ऑल ओवर अगेन विद ऑडिट। ठीक है, तो मैंने अपना मटेरियल ही चेंज कर दिया था यहाँ पे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी यूज़फुल फॉर मी। फिर लास्ट है लॉ। लॉ के लिए मैंने क्या किया, मैंने अमित पोपली सर की क्लास ली थी एंड उनकी ही बुक पढ़ी थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ था, और उनकी बुक्स आई थिंक उनकी बुक्स से ही मैंने सिर्फ पढ़ा था, और कहीं से मैंने कुछ भी नहीं करा। उनका एक क्वेश्चन बैंक था, वो भी रेफ़र किया था, और इन्हीं की क्लासेस और इन्हीं की बुक्स ने मुझे काफ़ी हेल्प करा। और इनकी यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो भी टॉपिक मुझे समझ नहीं आए, मैंने यूट्यूब भी रेफ़र करा था दोबारा, क्योंकि क्लास लिए हुए टाइम हो गया था। तो मैंने इनकी यूट्यूब की वीडियोस रेफ़र कर ली थी एंड दे रियली हेल्प मी। और मेरा लॉ में मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, दिस वाज इनफ फॉर मी। तो अगर किसी ने लॉ की क्लासेस नहीं भी ली हैं, तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि अमित पोपली सर की बुक ले लें और अपना जो भी टॉपिक पढ़ना है पढ़ते जाएं, और जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है सिर्फ उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो एंड आपको अमित पोपली सर की वीडियो मिल जाएगी उसके ऊपर। रीड दैट, लर्न दैट, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। लॉ आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। फिर देन ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। ग्रुप 2 में मैंने SCMP के लिए, अब SCMP के लिए कुछ भी पढ़ने की आपको एडिशनली ज़रूरत नहीं होती। SCMP के लिए ICI से अच्छा मटेरियल किसी का है ही नहीं है। कितनी भी किताबें पढ़ लो, ICI से अच्छा मटेरियल नहीं है SCMP का। इसमें इसकी थ्योरी आपको लर्न करनी पड़ेगी, सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू लर्न दिस, याद करनी पड़ेगी आपको, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब देखो, इसमें केस स्टडी डाइजेस्ट है, उसको लेके बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि करें ना करें। तो देखो, हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो एटलीस्ट क्या करो, अपने ICI का जो मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने का मतलब है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके प्रैक्टिस करो, ताकि अगर कोई सिमिलर सवाल आए तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। और अपना थ्योरी याद करो, लर्न करो, और जाके पेपर में थ्योरी भी आती है तो याद करनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ के जाओगे भूल जाओगे, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। देन आप आ जाओ अपने इलेक्टिव पे। इलेक्टिव में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में लिया था इंटरनेशनल टैक्स, और ये मेरे से ना सबसे बड़ी गलती हुई। हालांकि इसमें आई गॉट 58 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे थे। इंटरनेशनल टैक्स में मार्क्स अच्छे आ गए थे, 58 मार्क्स वो ठीक है, अच्छा स्कोर था मेरे हिसाब से। बट हुआ क्या, इसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ, क्योंकि इसको अपने आप में बहुत अटेंशन चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर है ये। ठीक है, तो इस वजह से मेरे बाकी सब्जेक्ट्स हैम्पर हुए। तो मैंने क्या करा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स आए, आई चेंज्ड इट टू इकोनॉमिक लॉ। अब इकोनॉमिक लॉ कंपैरेटिवली ईजियर है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, और आपने अगर अपना लॉ अच्छे से पढ़ा है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। मुझे मिला था ऑनेस्टली IBC में पर्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि IBC बहुत बड़ा चैप्टर है इकोनॉमिक्स लॉ का। और मैंने कहाँ से पढ़ा था इसको, मैंने पढ़ा था ICI के स्टडी मटेरियल से, कोई और किताब देखी ही नहीं। इसी को पढ़ के क्लियर हो गया था पेपर इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरा इसमें 60+ मार्क्स आ गए थे, एंड ये पेपर मेरा एग्जाम्प्ट हो गया था इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक्स लॉ जो है आपकी अटेंशन कम लेता है, और इसकी वजह से ना मुझे बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने का टाइम मिला, और उस वजह से मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी बेटर हुए थे। और जब ये एग्जाम्प्ट हो गया तो ऑफकोर्स मुझे DT पे टाइम मिल गया था अगले अटैम्प्ट में। DT में मेरी बहुत हेल्प हो गई। अब DT में मैंने क्या करा था, मैंने अपने जिस अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है May 23 वाले अटैम्प्ट में, मैंने क्या किया था, मैंने भंवर बुराना सर की ना बुक ली थी। कौन सी बुक ली थी, कॉम्पैक्ट, और क्वेश्चन बैंक लिया था इनका। और मैंने क्या करा था, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कैटेगरी A B वाले टॉपिक्स थे, अब ये जो कैटेगरी A और B जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, आप ये कहाँ जाके देख सकते हो, आप अजय अतुल सर की वीडियोस रेफ़र करना। उन्होंने वो बहुत डिटेल्ड कैटेगरी एनालिसिस बनाते हैं, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा बनाते हैं।
उसको रेफ़र कर सकते हो आप, बहुत डिटेल्ड होता है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपने कैटेगरी ए कैटेगरी बी के टॉपिक्स कवर करे पूरे, और ना ये बुक जितनी कॉम्पैक्ट है उतनी ही इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वन थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस बुक, कुछ भी स्किप नहीं है, कोई भी चीज़ जो आप मतलब एक बड़ी मोटी किताब में पढ़ोगे उतनी सारी चीज़ें इस कॉम्पैक्ट बुक में कवर्ड है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप पेपर से पहले इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, पेपर से पहले इसको कवर कर सकते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है डीटी में यही आती है कि पेपर से पहले कोई भी डीटी पूरा नहीं पढ़ पाता, बट अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हो तो आप इस बुक को पूरा कवर कर सकते हो। अब अगर आपकी एग्जामेशन है इलेक्टिव में तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हो, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके पास पहले टाइम नहीं था, आई गॉट अपने ग्रुप 2 के लिए मुझे शायद 20-22 दिन ही मिले थे, तो उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं था, मुझे SCMP पे भी ध्यान देना था, मुझे IDT भी पढ़नी थी, तो DT को मैंने पहले कम टाइम दिया था, मैंने DT को बाद में ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 दिन की छुट्टियाँ हो रही थी SCMP और DT के बीच में, तो मैंने इस टाइम पे DT ज़्यादा पढ़ा था, बट उसके बाद भी मेरा DT पूरा कवर हो पाया बिकॉज ऑफ दिस बुक। तो आप भी प्लीज़ इस बुक को रेफ़र करो, और इसमें आपको जो भी भंवर खुराना सर के मैराथन्स पड़े हुए हैं सारा वो कवर करवाते हैं, तो जो भी टॉपिक आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगता है जस्ट रेफ़र दिस वीडियो, जस्ट गो एंड रेफ़र द वीडियो। तो एक जो चीज़ आप कर सकते हो कि आप पूरी यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ ना देख के जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्टक हो रहा है उसका वो पोर्शन देख लो, एंड सिर्फ उतने पोर्शन को देख के आप अपनी कंटिन्यू करो रीडिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोड्यूस करना है इन द एग्जामिनेशन हॉल। वो वीडियोस आपको लिमिटेड टाइम तक हेल्प कर सकती हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो आपने याद करा है, जो आपने पढ़ा है वही आपको हेल्प करेगा, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। बट येस, अपने अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो तो वो वीडियो उतने ही पोर्शन की देख के एंड करो, डोंट फॉल इनटू दिस मैराथन वाला ट्रैप, ओके। देन आपका ये हो जाएगा, DT आप कवर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ DT ना, अगर आप डिटेल्ड इसको DT को समझो तो DT में 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल टैक्स है और एक आपका इनकम टैक्स है। तो मैंने क्या करा था, मैंने पहले अपने इस इंटरनेशनल टैक्स को 30 मार्क्स को तैयार करा था। अगर आप इस 30 मार्क्स में से मान लो 20-25 मार्क्स कवर कर लेते हो अच्छे से और आपके 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको 70 में से ना सिर्फ 25 नंबर लाने हैं, 25 से 30 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 70। एंड आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा टास्क होगा अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला रहे हो। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद यहाँ पे 20-25 नंबर ले आओ तो आपके आराम से 45 to 50 मार्क्स ईजिली बन जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे टॉपिक्स कंपैरेटिवली कम है 30 नंबर के लिए, यहाँ पे 70 नंबर के लिए आपको दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले तैयार करो इंटरनेशनल टैक्स को, अपने 30 नंबर पक्के कर लो, 30 में से 20 भी ले आए 25 भी ले आए बहुत है। उसके बाद यहाँ पे जितने आ रहे हैं वो आपको सिर्फ आगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सारा तो नहीं पढ़ोगे, आप अपना कैटेगरी वाइज पढ़ लो, अगर आपके पास टाइम कम है और आपने पहले से नहीं पढ़ रखा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो फिर आपको पूरा ही पढ़ना है, फिर तो कोई आपके पास एक्सेप्शन वाली सिचुएशन ही नहीं है। ये वीडियो मोर उन बच्चों के लिए है जिनको टाइम कम मिलता है फॉर सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है या काम कर रहे थे, देवर वर्किंग लाइक मी, तो उन बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आप कर लो अपना IDT मैंने क्या करा था, कुछ नहीं, राजकुमार सर से मैंने क्लास ली थी, और IDT में हमेशा मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे हर अटैम्प्ट में, और पेपर मेरा हर बार क्लियर हो रहा था, तो IDT में मुझे कोई इशू नहीं रहा कभी, तो मैंने कभी यहाँ पे सोर्स भी चेंज नहीं किया, इन्हीं की बुक्स पढ़ी मैंने और इन्हीं की वीडियोज़, जैसे जो भी अमेंडमेंट वीडियोज़ वगैरह थी वो इन्हीं की रेफ़र करी, इससे अलग मैंने कुछ नहीं किया। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, IDT में 3 पार्ट्स में है, एक तो आपका कस्टम्स आ जाता है जो कि 20-25 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है, 20-25 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो आप इस कस्टम्स को तैयार कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है। उसके बाद आप अपने GST पे आ जाओ, GST में कंप्यूटेशन, ITC और आपका रिवर्स चार्ज, रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हो, और आपको यहाँ से जो लेट्स से कैटेगरी A और B वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको आराम से 25 to 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ये कर लेते हो। एंड FTP मैंने पर्सनली छोड़ा था, बट ये 5 मार्क्स का है, बहुत ईजी 5 मार्क्स होते हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हो।
तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलोगे तो कम टाइम में भी आप आराम से, अगर आप यहाँ देखो तो आपका एवरेज स्कोर 45 to 50 मार्क्स आ सकता है। बट आप एक चीज़ अगर इस सब में नोटिस करो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। अब अच्छी एक्यूरेसी के लिए आपको क्या इंश्योर करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, वट एवर यू आर रीडिंग, वो आपको आना चाहिए। यू शुड नो। ये आप गांठ बांध लो, ये आप अपनी स्ट्रैटेजी समझ लो कि जो भी पढ़ रहे हो वो आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आपका भाई फिर तो नहीं कुछ हो सकता, ठीक है। तो फिर आपको यही इंश्योर करना है कि ठीक है, हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ के पेपर में जा रहे हैं, बट इंश्योर करो कि जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, आना चाहिए सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी, आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। So this is how I studied, and this strategy helped me to clear my exams. I hope कि ये आपके लिए भी काम करे। And in case you, if you have any questions, please drop a message in comment box. और उसके अलावा all the best for your exams, and hopefully जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पे भरोसा रखें और ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप कुछ कर रहे हो तो उसे अच्छे से ही करोगे। बस इतना बिलीव रखो और करते जाओ। ऑल द बेस्ट टू यू।